तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा डॉक्टर सुमन के बेरी। आपको पता है अभी तक हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, कई बार पढ़ा है हमने, राजीव कुमार थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब इनके बाद डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अब ये नाम आपको याद रखना है। आपको बता दूं, इससे पहले वो नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और अब नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। बाकी आपको पता है अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के 10वें प्रमुख कौन बने, डॉक्टर उन्नी कृष्णन। इनसे पहले कौन थे, एस सोमनाथ थे, जो कि अभी इसरो के 10वें अध्यक्ष बन गए हैं। और हर्षवर्धन श्रृंगला के बारे में आपने सुना होगा, 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, तो उसी के लिए मुख्य समन्वयक चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं अजय भूषण पांडे। बाकी नीति आयोग की बात करें तो ये योजना आयोग की जगह पे लाया गया था सन 2015 में। तो आप कहोगे इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। अब उपाध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है डॉक्टर सुमन के बेरी। वैसे इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत थे और पहले सीईओ कौन थे, सिंधु खुल्लर थे। अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया था, जिसमें बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पे था, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे था और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़। उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया था, जिसमें टॉप पे था गुजरात। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस संगठन ने लॉक्ड शील्ड्स नामक साइबर सिक्योरिटी अभ्यास या साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया। तो आंसर होगा नाटो। तो अभी नाटो ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया। कहां पे किया, एस्टोनिया में। और इसका उद्देश्य क्या है, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की स्किल्स में सुधार करना। और नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1949 में, हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल बेल्जियम में। और इसके महासचिव का नाम अभी न्यूज में था क्योंकि इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है, जेंस स्टोल्टनबर्ग। और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 30 हैं। और नाटो से आपको याद होगा अभी तक 2022 में बात करें तो अभी तक इसने 2 एक्सरसाइज की है। एक की थी कोल्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज जो कि अभी मार्च अप्रैल में की थी, कहाँ पे, नॉर्वे में। एक उससे पहले नेपच्यून स्ट्राइक एक्सरसाइज की थी, फरवरी की बात है, कहाँ पे, भूमध्य सागर में। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। और कौन मनाता है, यूनेस्को। यूनेस्को जिसकी स्थापना होती है 1945 में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। और डे वाला क्वेश्चन आ गया, आपको पता है जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूं। अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते चलना। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया, 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, 6 अप्रैल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 9 अप्रैल सीआरपीएफ ने शौर्य दिवस मनाया था, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को एक तो पार्किंसन डे और 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और सियाचिन डे भी मनाया, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल विश्व आवाज़ दिवस वर्ल्ड वॉइस डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया और 21 अप्रैल को एक तो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे और 21 अप्रैल को
नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में भी मनाया। तो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज है, ये ध्यान रखने हैं आपको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, यानी कि एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड? तो आंसर होगा विवेक लाल। तो जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी सीईओ है विवेक लाल, जिनको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार यानी एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना गया। उन्हें ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर पुरस्कार श्रेणी के लिए चुना गया है। क्या नाम है? विवेक लाल। बाकी आपको याद होगा, अभी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 मिला है डॉक्टर भूषण कुमार को। और सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला? रामदरस मिश्रा को, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। और कौन से नंबर का है? 31वें नंबर का है। बाकी 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला था व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, अभी 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार ये किसे मिला? हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा बबीता सिंह को। तो बबीता सिंह जो कि एक उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, और अभी उन्हें शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और ये सम्मान एक वैश्विक नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। बाकी आपको पता है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अलका मित्तल बनी थी। और अलका से ही आपने याद किया था अलका उपाध्याय का नाम, जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और यहीं पे उपाध्याय से आपने याद किया था अनुकृति उपाध्याय का नाम, जिन्हें उनके उपन्यास जो कि था किंत्सुगी, मतलब उनके किंत्सुगी नाम के उपन्यास के लिए उन्हें सुशीला देवी पुरस्कार 2021 मिला था। और यहाँ पे अलका मित्तल से एक और नाम याद आएगा आपको, रवि मित्तल का नाम, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने थे। उसी तरह से गीता मित्तल का नाम भी याद आएगा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी थी ये। तो ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अप्रैल 2022 को पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो ये पहला है अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। कब हुआ? 14 और 15 अप्रैल को। कहाँ पे? मुंबई में। और इस सम्मेलन को आयोजन करने का उद्देश्य क्या रहा? क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। और भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना भी इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है, जिनके पास आयुष मंत्रालय भी है। अच्छा, मुंबई से आपको याद आएगा कि अभी मुंबई और एक हैदराबाद, इन दोनों को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया। उसके अलावा याद रखना 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना था मुंबई। बाकी आप जानते होंगे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। और बुलेट ट्रेन आपकी मुंबई से अहमदाबाद चलेगी और इसका पहला स्टेशन कहाँ पे तैयार हो रहा है? सूरत में। अभी टॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स आया था, उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची जारी की थी। उसमें भारत में पहले नंबर पे था मुंबई और विश्व में मुंबई 5वें स्थान पे था। विश्व में पहले स्थान पे तो टर्की का इस्तांबुल रहा था। और इसी तरह से आपको याद होगा देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के मुंबई में। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर। किस नदी के मुहाने? तो उल्हास नदी। इसके साथ में 2 दर्रे और बताए थे, एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है और दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर भी बना था मुंबई। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति मिल गई है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और यहाँ पे भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत इंटरफेस मनी। और यूपीआई तो आप जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका निर्माण किसने किया? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने।
तो इसे सबसे पहले अपनाया था भूटान ने, उसके बाद सिंगापुर ने, और अब तीसरा देश बन गया है यूनाइटेड अरब अमीरात भीम यूपीआई को अपनाने वाला। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि केवल यूपीआई को अपनाने वाला अभी पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा नेपाल। और एनपीसीआई से आपको याद होगा, इसने 1 से लेकर 7 फरवरी तक यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया था। पर यहाँ पे बात यूनाइटेड अरब अमीरात की है, तो ये रहा मैप में यूएई। इसकी कैपिटल अबू धाबी है। यहीं पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ था, जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई में। और अगर पूछे म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा दुबई में ही। यानी कि इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहा गया है। नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। अभी वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। चलो आपको बताना है अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। उसके अलावा दुबई में अभी दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट ये लॉन्च हुई थी, जिसका नाम है द जेट। अभी विश्व की पहली पेपरलेस सरकार भी बनी थी, दुबई सरकार। और भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा, दुबई में। अभी इंटरपोल के जो नए प्रेसिडेंट बने थे ना, अहमद नासिर अल रईसी, वो यूनाइटेड अरब अमीरात के ही हैं। उसके अलावा अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने वाला पहला देश बना था यूनाइटेड अरब अमीरात। और 2023 में जो कोप 28 का आयोजन होगा, कहाँ पे होगा वो, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इस साल कोप 27 होगा मिस्र में, और पिछले साल कोप 26 हुआ था 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है, 2050 का है। वैसे अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में हमने जायद तलवार नाम की एक्सरसाइज की थी। और अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था और ओमान में हुआ था, जिसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है, होप मिशन है। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना, तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। तो याद रखना, वैसे तो विजडन ने 5 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है, लेकिन इनमें से 2 भारतीय हैं, तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो है जसप्रीत बुमराह और एक है रोहित शर्मा। बाकी 3 कौन है वो भी जान लो। एक है डेवॉन कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड के हैं, एक है ऑली रॉबिन्सन जो कि इंग्लैंड के हैं, और एक महिला क्रिकेटर है, कौन, डैन वॉन, ये साउथ अफ्रीका की हैं। तो इनका नाम भी याद रखना, 5 में एक महिला है। अच्छा, इनके अलावा लीडिंग क्रिकेटर किसे चुना गया, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जॉ रूट को। अगर आपसे पूछे लीडिंग T20 क्रिकेटर किसे चुना गया, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। और अगर आपसे पूछे लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया, तो साउथ अफ्रीका की लिजेल ली को। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना इसको शुरू किया, तो आंसर होगा BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो हमारे जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, अभी उन्होंने देश के 31 विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की है। और इसे कहाँ से शुरू किया ये पूछ रहे हैं प्रश्न में, तो वाराणसी में जो BHU है वहाँ से। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है कि अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए हर छात्र को 75,000 रुपये दिए जाएंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, अभी इनकी जयंती मनाई थी हमने 14 अप्रैल को। कौन से नंबर की थी, 131वीं जयंती थी। जन्म कहाँ होता है इनका, मध्य प्रदेश के महू में। और इन्होंने ही आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और अभी आपको याद होगा इनकी स्टेचू बनी है महाराष्ट्र के लातूर में, जिसे कहा गया है स्टेचू ऑफ नॉलेज। और इनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी है, द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने, राजेश तलवार ने। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके ऊपर 4 बुकों को लॉन्च किया था।
उन बुकों के नाम है डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। अब प्रश्न बन जाएगा इनको लिखा किसने है, तो याद रखना किशोर मकवाना ने लिखा है। और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं, चैत्य भूमि कहते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री थे डॉक्टर अंबेडकर। अब एक प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा, बताओ अभी किस राज्य ने बाबा साहब अंबेडकर जी की जो जयंती है उसको समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, किस राज्य ने, बताइए। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया, तो आंसर होगा 400वें। तो गुरु तेग बहादुर ये सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु हैं, 9वें नंबर के। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2022 को गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। और लाल किले से ही क्यों, क्योंकि औरंगजेब ने लाल किले में ही गुरु तेग बहादुर जी को फांसी की सजा सुनाई थी। और इसके अलावा अभी 400 रुपये का स्मारक सिक्का भी उन्होंने जारी किया। और यहाँ से एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो, एक क्वेश्चन भी बन गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। और गुरु तेग बहादुर की बात करें तो एक तो याद रखना कि इनको त्यागमल भी कहा जाता है। अच्छा, सिख धर्म की बात हुई है तो इनके पहले गुरु कौन है, गुरु नानक। और 10वें नंबर के गुरु कौन है, गुरु गोविंद। और मुझे बताओ वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो पता ही होगा कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का दिन था उस दिन, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हर साल 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, तो आंसर होगा मणिपुर। एक्चुअली में ये बात है 1891 की। तो उस समय मणिपुर और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में जो योद्धा शामिल हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसे मनाया जाता है। और मणिपुर में जो खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक ऐतिहासिक युद्ध स्मारक स्थल है, जिसमें युद्ध में लड़े सैनिकों की याद में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची तलवार की प्रतिमा भी है। अच्छा, बात मणिपुर की है तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं एल गणेशन। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा मणिपुर में। अभी आपको याद होगा मणिपुर में ही कचाई लेमन फेस्टिवल भी मनाया गया था। अभी मणिपुर की हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग मिला था। और मणिपुर में लोकटक झील है, इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो लोकटक झील है ना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे पूरे भारत की तो आप जानते हो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर वाली। और अभी मणिपुर के फेयंग गांव को दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। और मैंने अभी आपको बताया एक तो हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग मिला था। उसके अलावा मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है। और हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं आपके कौन, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, वो मणिपुर से ही है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट है थांगटा। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है, संगाई। आपको याद है संगाई उत्सव, ये यहीं पे मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल हो गया, लाई हरोबा फेस्टिवल हो गया, नट संकीर्तन उत्सव हो गया, ये सब यहीं के हैं, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में यूबीएस बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 7%। तो अभी निवेश बैंक यानी कि मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है ये यूबीएस बैंक, इसने चालू वित्त वर्ष करंट फिस्कल ईयर के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इसको 7.7% से घटा करके 7% रहने का अनुमान लगाया है। इस यूबीएस बैंक का हेडक्वार्टर पूछोगे तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा राजस्थान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।